तो चलिए आज बात करते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में से एक की 2008 का वित्तीय संकट। आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए इसकी तह तक चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? वॉल स्ट्रीट से नहीं, बल्कि 2006 में मियामी के एक क्लब से। सोचिए, एक ऐसी बातचीत जिसने आने वाली वैश्विक तबाही का एक तरह से इशारा दे दिया था। हुआ ये कि एक आदमी एक डांसर से मिला और उसने बताया कि उसके पास 5 घर हैं और वो एक और पेंट हाउस खरीदने जा रही है। अब जाहिर है उस आदमी ने पूछा कि भाई इतने सारे लोन चुकाओगी कैसे? उसका जो जवाब था ना, वो सच में हैरान करने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका में एक हाउसिंग बूम पूरी दुनिया में वित्तीय तबाही का कारण कैसे बन गया? इस संकट को समझने के लिए हमें पहले उस अविश्वसनीय उस बबल को समझना होगा जो इसके पहले बना था। ये सब एक बहुत ही सीधी सी सोच से शुरू हुआ कि घर की कीमतें तो कभी नीचे जा ही नहीं सकती। तो ये था वो ग्रेट हाउसिंग बबल। इसकी नींव एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद खतरनाक सोच पर रखी गई थी, जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस पूरे संकट का इंजन था एक चीज जिसे कहते हैं सबप्राइम मॉर्गेजेस। मतलब बैंकों ने आंखें बंद करके लगभग हर किसी को लोन देना शुरू कर दिया था। उनकी चुकाने की हैसियत है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालत ये थी कि मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले के पास भी 3-3 घर होने लगे थे। और यहीं से वो मंत्र निकला जो पूरे देश में गूंजने लगा, खरीदो, बेचो, मुनाफा कमाओ और फिर से दोहराओ। ये एक ऐसा क्रेजी साइकिल बन गया था जिसमें घर की कीमतें बस ऊपर और ऊपर ही जा रही थी, और ब्रोकर वो तो एक ही घर को बार बार नए नए खरीदारों को बेचकर अपनी जेबें भर रहे थे। अब सवाल ये कि बैंक इतने बेफिक्र क्यों थे? खैर, वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनका लॉजिक बड़ा सीधा था कि रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश है जो कभी डूब ही नहीं सकता। उनको लगता था कि अगर लोन वापस नहीं भी आया तो क्या हुआ, वो घर बेचकर अपना पैसा तो निकाल ही लेंगे। लेकिन ये जो जोखिम भरे लोन थे वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे। असली खेल तो अब शुरू होना था। वॉल स्ट्रीट ने इन लोन्स को एक ऐसे पैकेज में बदला जिससे पूरी दुनिया को बेच दिया गया। वॉल स्ट्रीट ने एक नया बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाया जिसे नाम दिया गया CDO, यानी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। अब इसमें होता क्या था? हजारों ऐसे ही जोखिम भरे लोन को एक साथ मिला दिया जाता था, जैसे खिचड़ी बना दी हो, और इसे ऐसे पेश किया जाता था मानो ये कोई बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट हो। निवेशकों को तो यही लगा कि ये बिना किसी जोखिम के लगातार कमाई का एक शानदार जरिया है। और यहीं पर था इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा। इन कबाड़ लोन्स के पैकेजों को पता है क्या रेटिंग दी गई? AAA रेटिंग, मतलब सरकारी बॉन्ड के बराबर सबसे सुरक्षित निवेश की गारंटी। और मजे की बात ये कि रेटिंग एजेंसियों को ये झूठी रेटिंग देने के लिए बाकायदा पैसे दिए गए थे। तो किसने खरीदे ये सुरक्षित बॉन्ड्स? पेंशन फंड्स जिनमें लोगों की रिटायरमेंट की बचत थी, रिटायर्ड लोग जो एक स्थिर आय चाहते थे, यहाँ तक कि चीन, जापान और भारत जैसी सरकारें भी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दुनिया भर के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई, उनकी रिटायरमेंट की सेविंग्स अनजाने में अमेरिका के हाउसिंग मार्केट के भरोसे पर टिक गई थीं। तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस तेजी का जश्न मना रही थी, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस चमक दमक के पीछे का सच देख पा रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। इन्हीं में से एक थे माइकल बरी। इस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने बैंकों को हाउसिंग मार्केट के खिलाफ दांव लगाने के लिए एक नया फाइनेंशियल टूल बनाने पर राजी कर लिया, जिसे कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये एक तरह की बीमा पॉलिसी थी। और बैंकों को तो लगा कि ये तो बैठे बिठाए मुफ्त का पैसा आ रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से घर की कीमतें तो कभी गिर ही नहीं सकती थी। लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा था, महीनों तक, बल्कि कह सकते हैं सालों तक। बैरी का ये दांव एक बहुत बड़ी गलती लग रहा था। वो हर महीने लाखों डॉलर प्रीमियम के तौर पर चुका रहे थे, और उनके अपने इन्वेस्टर्स वो गुस्से में थे, अपना पैसा वापस मांग रहे थे। सोचिए जरा उस प्रेशर को। और फिर अचानक एक झटके में सब कुछ बदल गया। सितंबर 2008 में वो डोमिनोज गिरने लगे जिसका इंतजार था। शुरुआत हुई जब घर के मालिकों ने एक एक करके अपने लोन चुकाना बंद कर दिया। वो अब पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, और जो कुछ दिनों पहले तक बस कुछ मामले थे, वो देखते ही देखते एक सुनामी में बदल गए। देश भर में लोगों को घरों से निकाला जाने लगा।
और इस सुनामी की पहली सबसे बड़ी शिकार बनी लेहमैन ब्रदर्स। 150 साल पुराना दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक रातों रात दिवालिया हो गया। इसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में भूचाल ला दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो था ग्लोबल फ्री फॉल। संकट बिजली की रफ्तार से यूरोप और एशिया में फैल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भरोसे की। किसी को नहीं पता था कि किस बैंक के पास कितने खराब लोन हैं, इसलिए बैंकों ने एक दूसरे को उधार देना ही बंद कर दिया। पूरा क्रेडिट सिस्टम जाम हो गया और दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से थम सी गई। तो संकट तो जैसे तैसे खत्म हुआ, लेकिन इसका जो असर हुआ, जो इसकी विरासत थी, उसने आने वाले कई सालों के लिए हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके जवाब में अमेरिकी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, $700 बिलियन का बेल आउट। लेकिन ये पैसा आम लोगों के लिए नहीं था। ये पैसा उन्हीं बड़े बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को बचाने के लिए था जिन्होंने इस पूरे संकट को जन्म दिया था। और इसी बात ने आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। न्यूयॉर्क के जुकोटी पार्क जैसी जगहों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों का नारा था, हम 99% हैं। उनका कहना था कि सरकार ने टॉप 1% को तो बचा लिया, लेकिन बाकी 99% को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इस संकट का सबसे गहरा और लंबा असर पैसों के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये असर था भरोसे का टूटना। लोगों का पारंपरिक बैंकों पर से, सरकार के पैसों पर नियंत्रण से, पूरे के पूरे सिस्टम पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया। और कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लाता है। इसी संकट की राख से, इसी टूटे हुए भरोसे के बीच से एक नए विचार का जन्म हुआ। एक ऐसी डिजिटल करेंसी का विचार जो किसी एक बैंक या सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद हो, और उसे नाम दिया गया बिटकॉइन। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब सिस्टम टूटा तो क्या उसे वाकई में ठीक किया गया?